हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट विनोद शर्मा अपने चैनल कानून और आम आदमी में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सीआरपीसी के सेक्शन 154 के बारे में, यानी कि जो एफआईआर है किसी संज्ञेय अपराध में वो कैसे दर्ज की जाती है, उसके क्या मायने होते हैं, ये सब मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, ये वीडियो मैं एक सब्सक्राइबर के डिमांड पर बना रहा हूं, जिन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं जो है एफआईआर के विषय पे एक वीडियो पोस्ट करूं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियोज अच्छी लगे तो उन्हें लाइक और शेयर करना मत भूलें और बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मिलती रहे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी यानी कि एफआईआर दर्ज करने की क्या प्रक्रिया होती है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको सेक्शन 154 की डेफिनेशन आपको बताऊंगा, जिसके 3 पार्ट है। नंबर 1 में मैं आपको बताऊं कि एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ ए कॉग्निजेबल ऑफेंस इफ गिवन ओरली टू एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन शैल बी रिड्यूस्ड इन राइटिंग बाय हिम और अंडर हिज डायरेक्शन। यानी कि अगर मैं सरल शब्दों में इनको इस चीज़ को समझाऊं कि कोई भी संज्ञेय अपराध की जानकारी, उसकी इन्फॉर्मेशन अगर किसी व्यक्ति द्वारा पुलिस इंचार्ज को, यानी कि जो पुलिस स्टेशन का इंचार्ज है, उनको ओरली बताई जाती है तो वो इन्फॉर्मेशन राइटिंग में लिखी जाएगी पुलिस ऑफिसर के द्वारा, यानी कि जो इंचार्ज है पुलिस स्टेशन का, उनके द्वारा या उनकी डायरेक्शन में किसी अन्य पुलिस अधिकारी द्वारा वो जो है इंफॉर्मेशन राइटिंग में रिड्यूस की जाएगी एंड बी रेड ओवर टू द इन्फॉर्मेंट। यानी कि जो शिकायत करता है उनको वो रिटर्न इंफॉर्मेशन पढ़कर भी सुनाई जाएगी। एंड एवरी सच इंफॉर्मेशन वेदर गिवन इन राइटिंग और रिड्यूस्ड इन राइटिंग एज अफोरसेड शैल बी साइंड बाय द पर्सन गिविंग इट। और ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन जो या तो शिकायतकर्ता ने ओरली बताई हो, यानी कि जुबानी बताई हो, और या वो बाद में राइटिंग में रिड्यूस की गई हो, ये जो है इंफॉर्मेशन जो शिकायत करता है उसके द्वारा साइन की जानी जरूरी है। एंड द सब्सटेंस देयर ऑफ शैल बी एंटर्ड इन ए बुक टू बी केप्ट बाय सच ऑफिसर इन सच फॉर्म एज द स्टेट गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब इन दिस बिहाफ। और जो भी ये इंफॉर्मेशन है वो पुलिस ऑफिसर के द्वारा अपनी जो है वहाँ पर रजिस्टर में एंटर की जाएगी। उसका फॉर्मेट वैसा हो सकता है जैसे मान लो स्टेट गवर्नमेंट, अलग अलग जो स्टेट गवर्नमेंट हैं जो फॉर्मेट प्रेस्क्राइब करती है पुलिस स्टेशंस में, उसमें जो है वो जो है एंटर करना उसका ज़रूरी होता है। दोस्तों, ये तो बात हुई कि जो एफआईआर है वो कैसे लिखी जाती है पॉइंट नंबर 1 में। पॉइंट नंबर 2 में है एक कॉपी ऑफ द इंफॉर्मेशन, यानी कि जो सूचना लिखी गई है उसकी एक कॉपी जो है वो जो कंप्लेनेंट है, यानी कि जो इन्फॉर्मेंट है, सूचना देने वाला है, उनको दी जानी भी बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, तीसरा इसमें पॉइंट ये है कि एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय ए रिफ्यूज़ल ऑन द पार्ट ऑफ एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन in to record the information referred to in subsection 1 may send the substance of such information in writing and by post to the SP concerned, यानी कि सुपरडेंट ऑफ पुलिस कंसर्न। यानी कि अगर पुलिस कोई सूचना को के आधार पर एफआईआर लिखने से मना कर देती है तो जो एग्रीव्ड पार्टी है, जो एग्रीव्ड पर्सन है, वो उस सूचना को राइटिंग में डाक के द्वारा
सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो संबंधित हैं उनको भेज सकता है। और जो है इफ सेटिस्फाइड दैट सच इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजेस द कमीशन ऑफ ए कॉग्निजेबल ऑफेंस, और अगर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को उस शिकायत में से संतुष्ट होते हैं जिसमें वो जो है कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन दी गई है, अगर वो उस चीज़ से संतुष्ट होते हैं तो वो उस केस को या तो खुद भी इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं और या अपने किसी सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर को वो शिकायत इन्वेस्टिगेशन के लिए सौंप सकते हैं। और फिर जो वो ऑफिसर हैं वो उस केस में ऑफिसर इंचार्ज के तौर पे काम करते हैं और उस केस में पूरी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो दोस्तों ये है एफआईआर दर्ज करने का तरीका, कैसे एफआईआर दर्ज की जाती है, कैसे कॉपी मिलती है, और अगर पुलिस एफआईआर दर्ज करने से मना कर दे तो उसके लिए क्या प्रावधान है। अब दोस्तों उसके बाद बात आती है कि एफआईआर जो है वो होती क्या है। जैसे अलग अलग स्टेट्स में एफआईआर दर्ज करने के फॉर्मेट अलग अलग हो सकते हैं। जैसे अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा में ये एफआईआर की एक कॉपी है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। इसमें ये एक कॉपी है, इसके आधार पर मैं आपको बताऊंगा कि एफआईआर में क्या क्या चीज़ें होती हैं। नंबर 1, इसमें डिस्ट्रिक्ट कौन सा है जहां पर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ, उसका संबंधित पुलिस स्टेशन कौन सा है, किस साल की घटना है, एफआईआर नंबर क्या है और दिनांक क्या है। एफआईआर नंबर इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण होता है क्योंकि वो आगे जो है रेफरेंस में काम आता है। इसमें नंबर 2 है कि एक्ट्स एंड सेक्शंस, किस एक्ट में ऑफेंस हुआ है और उसमें कौन कौन सी धाराएं लगी हैं, ये नंबर 2 है। नंबर 3 में दोस्तों अकरेंस ऑफ ऑफेंस, कि ऑफेंस जो है कहाँ पर हुआ, उसकी अपराध की घटना कहाँ पे हुई, उसमें कौन सी डेट है और कितने बजे ये घटना हुई, ये इन्फॉर्मेशन पुलिस स्टेशन में कब रिसीव हुई, उसका जो है रोज नामचे में कब एंटर की गई, रोज नामचे में एंटर करने का नंबर क्या है, टाइम क्या है, ये जो है पॉइंट नंबर 3 में ये चीज़ें नोट की जाती हैं। फिर आता है दोस्तों नंबर 4 टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, कि किस तरह जो है इंफॉर्मेशन रिसीव की गई पुलिस स्टेशन में। अगर ओरली की गई तो ओरली लिखा जाएगा और अगर राइटिंग में की गई तो रिटन लिखा जाएगा। फिर दोस्तों बात आती है प्लेस ऑफ अकरेंस, कि जो कॉग्निजेबल ऑफेंस जहाँ पे कमीशन हुआ है वो जगह कौन सी थी, क्या प्लेस था, उसका एड्रेस क्या है, पुलिस स्टेशन से दूरी कितनी है, ये सब चीज़ें उसमें बताई जाती है। नंबर 6 दोस्तों कंप्लेनेंट या इन्फॉर्मेंट, यानी कि जो शिकायत दर्ज कराने वाला व्यक्ति वो कौन है या जो इन्फॉर्मेशन देने वाला व्यक्ति ऑफेंस की वो कौन है। तो इसमें जो है उसका नाम आ जाएगा, फादर्स नेम आ जाएगा, उसका जो है डेट ऑफ बर्थ आ सकता है, नेशनैलिटी आएगी, उसका यूआईडी नंबर, पासपोर्ट नंबर अगर कोई है वो भी उसमें जो है पुलिस एंटर कर सकती है। ये जो है जो कंप्लेनेंट है उसके पर्टिकुलर्स इसमें दर्शाए जाते हैं। और उसके बाद दोस्तों ऑक्यूपेशन क्या है, उनका क्या काम करते हैं जो शिकायत देने वाले व्यक्ति हैं, और उनका एड्रेस क्या है, प्रेजेंट एड्रेस क्या है, परमानेंट एड्रेस क्या है, ये चीज़ें उसमें बताई जाती हैं। अगर कोई मोबाइल नंबर देना चाहे वो भी इसमें दे सकता है। नंबर 7 में होता है डिटेल्स ऑफ नॉन सस्पेक्टेड अननोन अक्यूज्ड विद फुल पर्टिकुलर्स, यानी कि जिसके खिलाफ जो है शिकायत दर्ज कराई गई है, जिन्होंने अलेजडली कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमीशन किया है, फिर उनका नाम आ जाता है। अगर एक व्यक्ति है एक का नाम आएगा, अगर ज़्यादा हैं तो उन सब के नाम आ जाते हैं। और कई बार जो है एक व्यक्ति का जो प्रमुख होता है उसका नाम देने के बाद एंड 9-10 अदर पर्सनस या 5-6 अदर पर्सनस ऐसे उसमें लिख सकते हैं। फिर 8वां पॉइंट होता है रीजंस फॉर डिले इन रिपोर्टिंग बाय द कंप्लेनेंट इन्फॉर्मेंट, यानी कि अगर एफआईआर करने में कोई डिले होती है तो उसमें रीज़न देना पड़ता है कि ये डिले क्यों हुई, और अगर कोई डिले नहीं है तो उसमें लिखा जाता है पुलिस की तरफ से कि नो डिले, कोई भी डिले इसमें नहीं हुआ है। नंबर 9 पे है दोस्तों पर्टिकुलर्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि इसमें जो है
कौन कौन सी संपत्ति इन्वॉल्व है इस ऑफेंस में, उनका विवरण दिया जाता है। यानी कि प्रॉपर्टी का टाइप क्या है, सब टाइप क्या है, उसकी वैल्यू क्या है मॉनेटरी उसमें, तो ये उसमें नंबर 9 में आता है। नंबर 10 में टोटल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी स्टोलन, यानी कि अगर कोई चोरी का मामला है, चोरी का केस है, तो उसमें जो चुराई गई चीज़ है यानी कि जिसकी चोरी की गई है उसकी कितनी वैल्यू टोटल बनती है वो यहाँ पर लिखी जाती है। नंबर 11 पे होता है इंक्वेस्ट रिपोर्ट, यूडी केस नंबर इफ एनी, यानी कि मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट इसमें होती है। अगर किसी की डेथ हो जाती है इसमें तो उनके पर्टिकुलर्स यहाँ पे दिए जाते हैं। फिर दोस्तों सबसे अहम पॉइंट इसमें होता है नंबर 12, जहाँ पर पुलिस पूरी अपनी जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन कंटेंट्स होती हैं वो डालते हैं, पूरा घटना का ब्यौरा देते हैं इंफॉर्मेशन के हिसाब से, और पूरा उसमें जो है बताते हैं कि ये व्यक्ति हमारे पास कंप्लेंट लेकर आया और उसने इन व्यक्तियों के खिलाफ आरोप लगाए हैं, ये घटना हुई। पूरी घटना का ब्यौरा जो है वो पॉइंट नंबर 12 में दिया जाता है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो घटना का ब्यौरा होता है ये बहुत लंबा चलता है और जो है कोर्ट में इसी के बेस पे पूरा ट्रायल चलता है। उसके बाद नंबर 13 आता है एक्शन टेकन सिंस द अबव इंफॉर्मेशन रिवील्स कमीशन ऑफ ऑफेंसेस, यानी कि इस एफआईआर पे क्या पुलिस ने कार्रवाई की है ये इसमें दिया जाता है। यानी कि केस रजिस्टर कर लिया गया है और इन्वेस्टिगेशन इसमें शुरू कर दी गई है, और इसमें अगर कोई गिरफ्तारी है तो वो गिरफ्तारी उसमें बता सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों इसमें जो है अगर रिफ्यूज्ड इन्वेस्टिगेशन ड्यू टू, अगर कोई इन्वेस्टिगेशन रिफ्यूज़ करने का कोई कारण है तो वो भी इसमें बता सकते हैं। ट्रांसफ़र टू पुलिस स्टेशन ऑन पॉइंट ऑफ जुरिस्डिक्शन, यानी कि अगर पुलिस का जुरिस्डिक्शन नहीं बन रहा है इस मामले में तो वो उस एफआईआर को जो है संबंधित थाने में ट्रांसफ़र कर सकती है। और दोस्तों 14 नंबर पे है जो लास्ट जो है सेकंड लास्ट है, वो सिग्नेचर एंड थंब इम्प्रेशन ऑफ द कंप्लेनेंट, यानी कि जो शिकायत करता है या सूचना करता है उसके सिग्नेचर होते हैं या अंगूठे के निशान होते हैं। ये जो है दाईं तरफ होते हैं, बाईं तरफ होते हैं, और दाईं तरफ जो है सिग्नेचर ऑफ ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, और जो दाईं तरफ होता है वहाँ पर जो पुलिस ऑफिसर है यानी कि जो पुलिस स्टेशन का इंचार्ज है उनका नाम, रैंक और उनका नंबर क्या है ये उसमें मेंशन किया जाता है। और एंड में जो पॉइंट नंबर 15 है डेट एंड टाइम ऑफ डिस्पैच टू द कोर्ट, यानी कि अगर कोर्ट में इसको डिस्पैच किया गया है तो उसका टाइम और डेट भी इसमें बताना पड़ता है। तो दोस्तों ये मैंने आपको जो है मोटे तौर पे कि एफआईआर लिखने की क्या प्रक्रिया होती है और एफआईआर में कौन कौन सी चीज़ें शामिल की जाती हैं। और अब मैं आपको जो है कुछ ऐसी चीज़ें इम्पोर्टेंट बातें बताऊंगा एफआईआर के बारे में कि एफआईआर जो होती है नंबर 1 पे कि वो एक जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है उसमें इन्वेस्टिगेशन का जो है एक शुरुआत होती है, उसके बाद अरेस्ट होते हैं जो लोग उसमें शामिल होते हैं विदाउट वारंट, और फिर चार्जशीट फाइल होती है कोर्ट में और फिर ट्रायल चलता है। नंबर 2 पे है दोस्तों कि एफआईआर कोई भी व्यक्ति कर सकता है जिसकी नॉलेज में कॉग्निजेबल ऑफेंस कमीशन किए जाना हो, उसको पता हो कि ये ऑफेंस किया गया है। दिस पावर एक्सटेंड्स टू विक्टिम, ये जो है जो पीड़ित व्यक्ति है वो व्यक्ति एफआईआर करा सकता है, कोई चश्मदीद गवाह है वो करवा सकता है, और कोई भी व्यक्ति जिसको जो है ऑफेंस के बारे में पता हो या ऑफेंस होते हुए उसने देखा हो वो व्यक्ति पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करा सकता है, और इसमें पुलिस ऑफिसर भी अपनी तरफ से एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। तीसरा नंबर है कि एफआईआर इज़ नॉट ए डिक्लेरेशन ऑफ द पनिशमेंट, कि एफआईआर दर्ज होगी ये नहीं है कि सज़ा हो गई है। एफआईआर सिर्फ एक प्रोसीजर है जो कि सज़ा देने का काम जो है कोर्ट का होता है, और ये कोई फाइनलिटी नहीं है किसी एलिगेशंस को लेके, क्योंकि ये जो है फिर कोर्ट में जाती है और वहाँ पर जो है साबित करनी पड़ती है। नंबर 4 है दोस्तों कि लोग
एफआईआर दर्ज होने को लेके बहुत ही डरे होते हैं, घबराए होते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि एक बार हमारा एफआईआर में नाम आ गया तो उन पर जो है क्रिमिनल का जो है वो लग जाएगा, धब्बा लग जाएगा, या उनको फिर नौकरी में अप्लाई करने में दिक्कत होगी उनको। और कई सारे एम्प्लॉयर्स ऐसे होते हैं, वो नहीं चाहते कि जिसके खिलाफ कोई एफआईआर हो वो ऐसे कैंडिडेट को अपने वहाँ पे नौकरी दें। तो दोस्तों ये एफआईआर में चौथा नंबर है। पाँचवें नंबर पे है कि एफआईआर को जो है क्वाश कौन कर सकता है। एफआईआर एक बार दर्ज होगी, उसको जो मजिस्ट्रेट है वो क्वाश नहीं कर सकते, सेशन कोर्ट है वो भी क्वाश नहीं कर सकती, सिर्फ जो है संबंधित माननीय हाई कोर्ट्स उसको क्वाश कर सकती हैं। और वो भी कुछ केसेस में अगर जो है उनको नेचर ऑफ केसेस के हिसाब से माननीय हाई कोर्ट भी एफआईआर को क्वाश करने से मना कर देती है। इसलिए लोग एफआईआर लॉज करने में इंसिस्ट करते हैं, ताकि जो है उनको न्याय मिल सके। और कई मामलों में वो किसी अगर अपने जो है एनिमी को फंसाना चाहते हैं, तब भी एक एफआईआर जो है एक बहुत बड़ा हथकंडा है उनके लिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।